हम में से कई लोगों ने एनिमल फार्म के बारे में तो सुना ही होगा, जानवरों के बगावत की एक मशहूर कहानी। पर क्या ये पता है कि इस कहानी की एक दूसरी खुफिया जिंदगी भी थी? एक ऐसी जिंदगी जो जासूसी और प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी। तो जानवरों की एक सीधी सादी सी कहानी आखिरकार इंटरनेशनल जासूसी का एक हथियार कैसे बन गई। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। ये एक ऐसा हथियार बन गई जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसियों में से एक ने इस्तेमाल किया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से खेत पर, जहां जानवर अपने जालिम इंसानी मालिक से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और वो बस एक ही सपना देखते हैं, एक बेहतर आजाद दुनिया का। तो इन जानवरों ने सुअरों की लीडरशिप में मिलकर एक नया समाज बनाया। ये एनिमलिज्म के 7 उसूलों पर खड़ा था। और इसका सबसे सबसे जरूरी नियम क्या था? वो था सभी जानवर बराबर हैं। सोचिए, ये एक ऐसा सपना था जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर बहुत जल्द ही पढ़ने वालों को ये एहसास होने लगा कि अरे, ये तो सिर्फ जानवरों की कहानी है ही नहीं। नहीं, इसके पन्नों के पीछे एक बहुत गहरा और सच कहूं तो कहीं ज्यादा खतरनाक मैसेज छिपा हुआ था। तो सवाल ये था कि आखिर ये किस चीज का रूपक है? ये कहानी असल में 20वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाली पॉलिटिकल घटनाओं में से एक का सीधा सीधा आईना थी। देखिए, किताब का हर एक कैरेक्टर, हर एक घटना सीधे तौर पर 1917 की रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद स्टालिन के क्रूर शासन को दिखाती है। जैसे जो दूर की सोचने वाला सुअर था, ओल्ड मेजर, वो एक तरह से कार्ल मार्क्स या लेनिन जैसा है। और वहीं जो जालिम सुअर है, नेपोलियन, वो तो साफ साफ जोसेफ स्टालिन का ही दूसरा रूप है। तो अब सवाल ये उठता है कि जॉर्ज ऑरवेल ने आखिर ये किताब लिखी ही क्यों? मतलब उनका इरादा क्या था? और इसका जवाब हमें उनके अपने दर्दनाक तजुर्बों में मिलता है। अब देखिए, ऑरवेल खुद एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे। मतलब वो बराबरी वाले समाज में पूरा यकीन रखते थे। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे स्टालिन ने समाजवाद के नाम पर एक जालिम तानाशाही खड़ी कर दी थी। एनिमल फार्म दरअसल इसी धोखे के खिलाफ एक बहुत जोरदार चेतावनी थी। तो ऑरवेल का मकसद बिल्कुल साफ था। वो सोवियत संघ के उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे जिसे उस वक्त कई लोग सच मान बैठे थे। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। एक ऐसी कहानी जो सोई हुई दुनिया को जगा दे। लेकिन कहानी सिर्फ किताब के छपने पर खत्म नहीं हुई। नहीं, असल में इसका सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब 1954 में एनिमल फार्म बड़े पर्दे पर आई। अब इस फिल्म ने ऑरवेल की कहानी को एक बहुत बड़ी नई ऑडियंस तक तो पहुंचाया, पर इसने कहानी में एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव कर दिया। एक ऐसा बदलाव जिसने ऑरवेल के असली मैसेज की रूह को ही बदल कर रख दिया। देखिए, जहां ऑरवेल की किताब एक कड़वी और निराशा से भरी सच्चाई दिखाती है कि कैसे पावर हमेशा करप्ट करती है और एक तानाशाह की जगह बस दूसरा आ जाता है, वहीं फिल्म एक बहुत आसान सा उम्मीद भरा अंत दिखाती है। मतलब एक में एक गहरी चेतावनी है तो दूसरे में जीत का एक झूठा दिलासा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर फिल्म बनाने वालों ने ऑरवेल के मैसेज को जानबूझकर क्यों बदला? इसका जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये क्यों हुआ? इस राज से पर्दा उठने में ना कई दशक लग गए। और जब सच्चाई दुनिया के सामने आई तो वो वाकई हैरान करने वाली थी। तो फंडा कौन था? पता चला कि इस फिल्म को गुपचुप तरीके से खुद अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA ने फाइनेंस किया था। जी हाँ, ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था और उस दौर में कहानियां भी जंग का एक मैदान बन चुकी थी। तो हुआ ये कि CIA ने ऑरवेल की इस जबरदस्त कहानी को सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर में एक प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ऑरवेल की हर तरह की तानाशाही के खिलाफ जो एक यूनिवर्सल चेतावनी थी, उसे उठाया और उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए एक संकरे हथियार में बदल दिया। तो क्या किसी कहानी का असल मैसेज तब जिंदा रह सकता है जब उसके मकसद को कोई और अपने हिसाब से बदल दे? एनिमल फार्म का ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि कैसे आर्ट को एक पॉलिटिकल हथियार बनाया जा सकता है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कहानियां पढ़ते हैं या देखते हैं, उनके पीछे असल में कौन है और उनका असली मकसद आखिर है क्या। लिखी थी। उनका संदेश
जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म इसलिए लिखी थी ताकि मतलब वो दुनिया को आगाह कर सकें सत्ता के दुरुपयोग और जो प्रोपेगेंडा के खतरे होते हैं उनके बारे में। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर उनकी मौत के तुरंत बाद एक खुफिया एजेंसी उसी किताब को उठाए और उसे इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा हथियार में बदल दे। ये तो मतलब एकदम किसी डायस्टोपियन उपन्यास की कहानी लगती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम 1954 में बनी एनिमल फार्म की जो एनिमेटेड फिल्म है उसके पीछे की छिपी हुई कहानी खंगालने वाले हैं। हमारे पास उस दौर के कई ऐतिहासिक लेख हैं, फिल्म निर्माण के कुछ बेहद खुफिया दस्तावेज हैं और शीत युद्ध के रणनीतिक मोमो भी मौजूद है। और ये सारे स्रोत मतलब अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें तो ये किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगते। एकदम सही कहा। हमारा जो मिशन है आज का वो ये समझना है कि कैसे क्लासिक कहानी जिसे हम आज भी स्कूलों में पढ़ते हैं वो असल में क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बेहद सावधानी से गढ़ा गया औजार थी। हाँ, और ये एक ऐसा सच है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जो इतिहास पढ़ते या देखते हैं उसकी स्क्रिप्ट असल में पीछे बैठकर कौन लिख रहा है। सही बात है। और इस पूरी कहानी में जो मुझे लगता है सबसे बड़ी विडंबना है वो इसका मूल आधार ही है। मतलब ऑरवेल ने ये किताब स्टालिनवाद और जो अधिनायकवाद है उसकी कड़ी आलोचना के रूप में लिखी थी। उनका संदेश एकदम साफ था। हाँ, उनका स्पष्ट संदेश था कि कैसे क्रांतियां भ्रष्ट हो जाती हैं और कैसे मतलब सत्ताधारी झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं। लेकिन 1950 में जब ऑरवेल का निधन हुआ उसके बाद इस कहानी का जो हश्र हुआ वो खुद ऑरवेल की किसी किताब का हिस्सा लगता है ना? बिल्कुल। कला का इस तरह से शस्त्रीकरण, और वो भी एक ऐसी कला का जो खुद शस्त्रीकरण के खिलाफ थी, ये शीत युद्ध के उस वैचारिक संघर्ष की गहराई को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई हॉलीवुड की जासूसी फिल्म बन रही हो, लेकिन फिल्म के निर्देशक और पूरी टीम को ही नहीं पता कि असल में उनका जो प्रोड्यूसर है वो खुद एक बहुत बड़ी जासूसी एजेंसी है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है इस कहानी का। मतलब 1950 में ऑरवेल की मृत्यु के बाद फिल्म के अधिकार उनकी विधवा सोनिया ऑरवेल के पास आ गए थे। और यहां से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। दस्तावेज बताते हैं कि सोनिया से ये राइट्स किसी आम हॉलीवुड स्टूडियो ने नहीं खरीदे थे, बल्कि कार्लटन अल्सोप और फिनिस फार नाम के दो लोगों ने खरीदे थे। देखने में ये दोनों एकदम आम फिल्म एग्जीक्यूटिव लग सकते हैं, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि ये दोनों CIA के जो उनका ऑफिस ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन था यानी OPC, उसके अंडरकवर एजेंट्स थे। अरे बाप रे! हाँ, और OPC कोई साधारण सरकारी विभाग नहीं था। ये CIA की वो शाखा थी जिसे खास तौर पर मनोवैज्ञानिक युद्ध और जो गुप्त अभियान होते हैं उनके लिए बनाया गया था। तो मतलब ये सीधा सीधा एक प्रोपेगेंडा विंग था एक तरह से। हाँ, इसके पीछे हावर्ड हंट का दिमाग था। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वर्कशॉप चला रहे थे उस समय। हंट का मानना था कि साम्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो सिर्फ बंदूकों या हथियारों से नहीं जीती जा सकती। हाँ, उसे विचारों और संस्कृति के स्तर पर लड़ना होगा। बिल्कुल, कला के जरिए लड़ना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि CIA सीधे तौर पर सोनिया ऑरवेल के पास जाकर राइट्स नहीं मांग सकती थी। जाहिर है, उससे तो पूरा पर्दाफाश हो जाता कि सरकार फिल्म बना रही है। एकदम सही। तो उन्होंने एक मुखौटे का, एक फ्रंट का इस्तेमाल किया। लुई डी रोशोमोंट नाम के एक जाने माने न्यूज रील निर्माता की कंपनी को आगे कर दिया गया। अच्छा, फ्रोजन पाउंड्स पड़े थे। फ्रोजन पाउंड्स मतलब वो पैसा जो अटक गया हो। हाँ, मतलब वो पैसा जो उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट से कमाया था, लेकिन उस समय के मुद्रा प्रतिबंधों के कारण वो उस पैसे को अमेरिका नहीं ला सकते थे। उसे केवल ब्रिटेन में ही खर्च किया जा सकता था। अरे वाह! तो ये तो CIA के लिए एकदम लॉटरी लगने जैसा था, एक 2 in 1 समाधान। बिल्कुल, फंडिंग का जो स्रोत था वो भी छिप गया और उन ब्रिटिश पाउंड्स का इस्तेमाल भी हो गया। कमाल की रणनीति है। खैर, इस वित्तीय जुगाड़ के बाद जो असली चुनौती थी वो थी एक ऐसी टीम ढूंढना जो इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। और निर्देशन के लिए जॉन हलास और जॉय बैचलर को चुना गया। और ये चयन भी मतलब बहुत ही रणनीतिक था। CIA ने जानबूझकर हॉलीवुड के बजाय ब्रिटिश एनिमेटरों को काम पर रखा। और उसका कारण बहुत स्पष्ट था। उस समय अमेरिका में रेड स्केयर चल रहा था।
हाँ, साम्यवाद का डर एकदम चरम पर था। बिल्कुल। और हॉलीवुड में जो ब्लैकलिस्टिंग हो रही थी, उसके कारण अमेरिकी कलाकारों पर सरकार को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं इनमें से कोई कम्युनिस्ट समर्थक न निकल जाए। सही बात है। और हलास और बैचलर के पास तो पहले से ही ब्रिटिश सूचना मंत्रालय और जो मार्शल प्लान था उसके लिए काम करने का अनुभव था। हाँ, वे जानते थे कि प्रचार सामग्री यानी प्रोपेगेंडा को कला के रूप में कैसे पेश करना है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगती है वो ये है कि हलास और बैचलर ने 80 एनिमेटरों की एक पूरी फौज खड़ी कर ली, मतलब 80 लोग। और उन्होंने डिज्नी से जॉन एफ रीड जैसे अनुभवी अमेरिकी एनिमेटर को भी अपनी टीम में शामिल किया। और उस पूरी टीम को किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि उनके वेतन का असली स्रोत वॉशिंगटन डीसी में बैठा है। किसी को भनक तक नहीं थी। वे सब तो यही सोच रहे थे कि वे जॉर्ज ऑरवेल की एक महान साहित्यिक कृति को मतलब पर्दे पर उतारने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और कलात्मक काम कर रहे हैं। और अगर CIA ने इतनी चालाकी और इतनी मेहनत से इस कहानी को अपने नियंत्रण में लिया था, तो जाहिर सी बात है कि वे इसे ज्यों का त्यों तो पर्दे पर नहीं उतारने वाले थे। बिल्कुल नहीं, बदलाव तो होने ही थे। कहानी के सांचे में बदलाव होना तय था, और यहीं से स्क्रिप्ट में वो दखलंदाजी शुरू होती है जो ऑरवेल के मूल दर्शन को ही बदल कर रख देती है। जब हम मूल उपन्यास को देखते हैं और उसकी तुलना डी रोशमोंड द्वारा जो स्वीकृत स्क्रिप्ट थी उससे करते हैं, तो एकदम साफ दिखता है कि CIA का असली एजेंडा क्या था। तो सबसे पहला बदलाव कहाँ किया गया? सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बना स्नोबॉल का किरदार। अच्छा, स्नोबॉल, जो किताब में लियोन ट्रॉट्स्की का प्रतीक है। जी हाँ, शुरुआती स्क्रिप्ट में जॉय बैचलर ने स्नोबॉल को किताब के काफी करीब रखा था। मतलब उसे एक सहानुभूतिपूर्ण, बुद्धिमान, साहसी और जानवरों की भलाई सोचने वाले एक आदर्शवादी नेता के रूप में दिखाया गया था, जिसे बाद में नेपोलियन, जो स्टालिन का प्रतीक है, वो धोखे से निकाल बाहर करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बेहद दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, ऑरवेल का स्नोबॉल एक ऐसा पात्र है जो ये दिखाता है कि कैसे एक तानाशाह अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए अपने ही साथियों को खलनायक बना देता है। ऑरवेल यही तो दिखाना चाह रहे थे कि नेपोलियन ने अपनी हर नाकामी का ठीकरा स्नोबॉल के सिर फोड़ दिया था। एक तरह का झूठा प्रोपेगेंडा। एकदम सही। लेकिन CIA के निवेशकों को ये विचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि लोग स्नोबॉल से सहानुभूति रखें। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी साम्यवादी विचारक के प्रति, भले ही वो ट्रॉट्स्की का प्रतीक क्यों न हो, दर्शकों के मन में थोड़ी सी भी सहानुभूति या इज्जत पैदा हो। तो उन्होंने क्या किया? CIA की तरफ से बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश आए। मेमो में साफ लिखा था कि स्नोबॉल को एक क्या कहते हैं कट्टरपंथी बुद्धिजीवी या फेनाटिक इंटेलेक्चुअल के रूप में पेश किया जाए। और लुई डी रोशेमॉन्ट ने इन निर्देशों का पालन करते हुए स्नोबॉल के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्म में उसे बहुत अधिक हावी, आधिकारिक और एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया जो अगर नेपोलियन की जगह सत्ता में होता तो वो भी उतना ही विनाशकारी और क्रूर साबित होता। लेकिन एक मिनट, क्या स्नोबॉल के चरित्र को इस तरह बदलने से खुद ऑरवेल का वो जो मूल संदेश था वो नष्ट नहीं हो जाता? मतलब ऑरवेल तो ये समझाना चाहते थे कि सत्ता का लालच कैसे अच्छे और सच्चे आदर्शों को निगल जाता है। अगर आप स्नोबॉल को भी शुरू से ये कट्टरपंथी विलन बना देंगे तो स्टालिन जैसे तानाशाहों के उस प्रोपेगेंडा तंत्र की पोल कैसे खुलेगी जिसमें वे निर्दोषों को बलि का बकरा बनाते हैं? यही बात सबसे आकर्षक है इस पूरे विश्लेषण में। CIA का प्राथमिक लक्ष्य कभी साहित्य के प्रति वफादार रहना था ही नहीं। अच्छा। उन्हें ऑरवेल के सूक्ष्म दर्शन को बचाने से कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतना। तो वे सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पेश करना चाहते थे। बिल्कुल। शीत युद्ध के उस दौर में वे दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि साम्यवाद का हर रूप, हर रंग खतरनाक है। चाहे वो स्टालिन के तानाशाही हो या ट्रॉट्स्की के सिद्धांत, पूरी की पूरी विचारधारा ही भ्रष्ट है। मतलब कोई भी दर्शक फिल्म देखकर ये न सोचे कि शायद साम्यवाद बुरा नहीं है, बस स्टालिन बुरा इंसान था। एकदम सही पकड़ा आपने। वे किसी भी तरह के गुड कम्युनिस्ट्स वाले विचार को पनपने ही नहीं देना चाहते थे। ये तो बहुत ही बारीक वैचारिक चाल थी। और जहां तक मैंने पढ़ा है, ये वैचारिक शुद्धता केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं रही है ना? किसानों यानी इंसानों के चित्रण में भी भारी फेरबदल किया गया था। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक मेमो बताते हैं कि CIA को इस बात की बड़ी चिंता थी कि अगर फिल्म में सभी किसानों को लालची और एकदम जालिम दिखाया गया तो अमेरिकी कृषि समुदाय नाराज हो सकता है।
मतलब जो पूंजीवादी वर्ग है उसे बुरा नहीं दिखाना था। बिल्कुल, पूंजीवाद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए थी। इस चिंता को दूर करने के लिए स्क्रिप्ट में ये तय किया गया कि केवल मिस्टर जोन्स को ही शराबी और क्रूर किसान के रूप में दिखाया जाएगा। अच्छा, तो उसे एक अपवाद बना दिया गया। हाँ, वो एक व्यक्तिगत विफलता का प्रतीक बन गया, न कि पूरी पूंजीवादी व्यवस्था की विफलता का। बाकी इंसानों और किसानों को काफी सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया, जो जोन्स के उस बुरे व्यवहार से दूरी बनाते हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि फिल्म में एक अतिरिक्त दृश्य भी जोड़ा गया था, जहां अन्य फार्मों के जो जानवर हैं वो बगावत की खबरों को सिरे से खारिज कर देते हैं। बिल्कुल जोड़ा गया था, और वो इसीलिए था ताकि दिखाया जा सके कि पूंजीवादी व्यवस्था में रहने वाले बाकी जानवर अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें विद्रोह की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, केवल जोन्स की व्यक्तिगत बुराई के कारण ही उसके फार्म में बगावत हुई। मतलब ये तो सत्ता और व्यवस्था को बचाने का एक मास्टर क्लास है ना? एक तरफ आप साम्यवाद की पूरी विचारधारा को सिरे से खारिज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूंजीवाद की जो कमियां हैं उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति की गलती बताकर बड़े आराम से छिपा रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत होती है। मतलब ये आपको ये महसूस ही नहीं होने देता कि आप कोई प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। सही बात है। दर्शकों को लगता है कि वो एक बहुत ही साधारण सी मनोरंजक कहानी देख रहे हैं, जबकि असल में उनके अवचेतन मन में राजनीतिक विचार बोए जा रहे होते हैं। और ये सब जो चरित्रों में बदलाव हुए, ये तो उस बदलाव के सामने कुछ भी नहीं है जो इस फिल्म के अंत में किया गया था। वो तो खैर सबसे बड़ा बदलाव था। हाँ, वो बदलाव जिसने ऑरवेल की पूरी डार्क फिलॉसफी को ही पलट कर रख दिया। बिल्कुल। हम फिल्म के क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं, जो इसका सबसे विवादास्पद हिस्सा है। अगर हम ऑरवेल की मूल किताब को याद करें तो उसका जो अंत है वो किसी भी पाठक के मन में एक गहरा अवसाद पैदा कर देता है। बहुत ही निराशाजनक अंत है वो। हाँ, अंत में हम देखते हैं कि सुअर पूरी तरह से इंसानों में बदल चुके हैं। वे 2 पैरों पर चलते हैं, शराब पीते हैं, सूट पहनते हैं और इंसानों के साथ बैठकर ताश खेलते हुए चीटिंग करते हैं। और बाहर जो खड़े बाकी थके हारे जानवर हैं वो खिड़की से अंदर देखते हैं, कभी सुअरों की तरफ, फिर इंसानों की तरफ और फिर सुअरों की तरफ, लेकिन वे उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं कर पाते। कोई फर्क नहीं बचता। सारे के सारे 7 नियम मिटा दिए गए हैं और सिर्फ एक नियम बचा है। सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से अधिक बराबर हैं। ऑरवेल का वो अंत, मतलब वो इस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है कि सत्ता का स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। चाहे उस कुर्सी पर कोई भी काबिज हो जाए, क्रांतियां अक्सर अपनी ही आदर्शों को खा जाती हैं और एक नया शोषक वर्ग पैदा कर देती हैं। एक चक्रीय और बेहद निराशाजनक सत्य। लेकिन CIA के लिए ये अंत बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त था। क्यों? सोचिए जरा, अगर दर्शक सिनेमा घर से ये देखकर बाहर निकलेंगे कि व्यवस्था कभी नहीं बदल सकती और क्रांतियां हमेशा विफल होती हैं, तो वे असल दुनिया में सोवियत संघ के खिलाफ क्यों खड़े होंगे? ओह, पॉइंट है। निराशा कभी भी विद्रोह को जन्म नहीं देती। तो इसलिए उन्होंने इसे एक हॉलीवुड एक्शन रेजोल्यूशन में बदल दिया। एकदम सही। एक फील गुड हीरोइक क्लाइमैक्स। फिल्म में हम देखते हैं कि बेंजामिन गधा, जो किताब में हमेशा एक उदासीन और निंदक दर्शक रहता है जिसे लगता है कि कभी कुछ नहीं बदलेगा, वो अचानक एक क्रांतिकारी नेता बन जाता है। हाँ, वो अन्य जानवरों को एकजुट करता है, उनके भीतर आग भरता है और फिर सभी जानवर मिलकर सुअरों के खिलाफ एक बहुत ही सफल और हिंसक विद्रोह करते हैं। वे फार्म हाउस पर हमला करते हैं और नेपोलियन के क्रूर शासन को उखाड़ फेंकते हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से एक एंटी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का सपना पर्दे पर उतारने जैसा था। बिल्कुल। और आपको बता दूं, जॉय बैचलर ने इस बदलाव का कड़ा विरोध किया था। जाहिर है, एक कलाकार के तौर पे उन्हें बुरा तो लगा होगा। हाँ, एक निर्देशक के तौर पर वे जानती थी कि ऑरवेल की आत्मा के साथ उनकी किताब के साथ सीधा विश्वासघात है। लेकिन लुई डी रोशमॉन्ट और CIA का दबाव इतना भारी था कि उनकी एक न चली। दिलचस्प बात यह है कि जॉन हलास ने बाद में इस बदलाव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सिनेमा के जो दर्शक होते हैं उन्हें एक अलग तरह की संतुष्टि की जरूरत होती है। मतलब उन्होंने इसे दर्शकों की पसंद का नाम दे दिया। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में एक और खुफिया कड़ी जुड़ी हुई थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। किताब के मूल प्रकाशक फ्रेडरिक वॉरबर्ग। अच्छा। वॉरबर्ग पूर्व MI6 एजेंट थे और उन्होंने इस फिल्म में एक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। 1 मिनट, MI6 का एजेंट कहानी में सलाहकार बना बैठा है। ये तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। और उनके प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉरबर्ग के ही सुझाव पर ओल्ड मेजर, यानी वो बूढ़ा सुअर जो सबसे पहले विद्रोह का विचार देता है, उसे देखने और बोलने के तरीके में एकदम विंस्टन चर्चिल जैसा रूप दिया गया। अरे वाह! मतलब हर एक फ्रेम, हर एक चरित्र को किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत गढ़ा जा रहा था। CIA का स्पष्ट लक्ष्य था कि लौह आवरण यानी आयरन कर्टन के पीछे रहने वाले लोग इस फिल्म को देखें और नेपोलियन यानी सोवियत नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित हों।
ये तो एक बहुत ही आक्रामक और सोच समझकर बनाई गई मनोवैज्ञानिक रणनीति थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतना पैसा, इतना दिमाग और इतने सारे खुफिया एजेंटों को लगाने के बाद CIA को वो परिणाम मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई जिसने रातों रात दुनिया की सोच बदल दी? अगर हम आर्थिक और तात्कालिक प्रभाव के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी विफलता थी। अच्छा, फ्लॉप हो गई थी। हाँ, इस फिल्म को बनाने में उस समय लगभग $3.5 लाख का खर्चा आया था। बाप रे, उस जमाने में एनिमेशन के लिए तो बहुत भारी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी। और जब ये 1954 में रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार इसे उस वर्ष की सबसे भारी नुकसान सहने वाली फिल्मों की सूची में रखा गया था। ओहो। ब्रिटेन में इसे इस तरह से प्रचारित किया गया था कि ये कोई हॉलीवुड की रचना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक ब्रिटिश फिल्म है, ताकि लोगों में इसके प्रति अपनापन जगे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों की जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही ठंडी रही। मतलब लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया शुरुआत में। इस फिल्म को केवल अपनी लागत निकालने में ही 15 साल लग गए। 15 साल, ये तो CIA के लिए एक बेहद महंगा और धीमा सौदा साबित हुआ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये फिल्म इतिहास के पन्नों से गायब तो नहीं हुई। दस्तावेज बताते हैं कि बाद के दशकों में ये फिल्म शैक्षणिक दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई थी। यही तो इसकी असली सफलता थी। इसे पीढ़ियों तक क्लासरूम्स में बच्चों को दिखाया गया, ये मानकर कि वे एक विशुद्ध, मतलब एक प्योर साहित्यिक कृति का सीधा रूपांतरण देख रहे हैं। और यहीं पर इस फिल्म की असली और दीर्घकालिक विरासत खड़ी होती है। भले ही सिनेमाघरों में भीड़ न जुटी हो, लेकिन स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से इसने लाखों युवा मस्तिष्कों की सोच को आकार दिया। दशकों तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इस मास्टरपीस के पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी का हाथ था। लगभग 4 दशक बाद जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, तब इतिहासकार टोनी शॉ ने फिल्म अभिलेखागार में गहराई से छानबीन की। अच्छा। और उन्होंने उन मेमोज और पत्रों को खोज निकाला जिनसे यह साबित हुआ कि CIA ने गुप्त रूप से इसके अधिकार खरीदे थे और जानबूझकर इसका अंत बदला था। ये एक ऐसी ऐतिहासिक विडंबना है जो मतलब दिमाग को एकदम सुन्न कर देती है ना? और ऑरवेल ने एनिमल फार्म में स्क्वीलर नाम का एक सुअर बनाया था, जिसका काम ही था झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना और इतिहास के नियमों को रातों रात मिटाकर नया सच गढ़ना। बिल्कुल। और असल दुनिया में क्या हुआ? CIA ने खुद स्क्वीलर की भूमिका निभाते हुए ऑरवेल की ही किताब के इतिहास, उसके अर्थ और उसके संदेश को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बदल दिया। एकदम सही। स्क्वीलर ने फार्म के नियम बदले थे और CIA ने तो पूरी किताब ही बदल दी। ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इस ऐतिहासिक खुलासे से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आज के समय में? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये इतिहास हमें आज के सोचना युग में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का सबसे बड़ा सबक देता है। आज जब सूचनाएं हर तरफ से हम पर मतलब बारिश की तरह गिर रही हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, जो खबर हम देख रहे हैं, उसका असली फाइनेंसर कौन है। सही बात है। उसका छिपा हुआ एजेंडा क्या हो सकता है। कोई भी कलाकृति, चाहे वो कितनी भी महान या निर्दोष क्यों ना लगे, वो एक शून्य में नहीं बनती। एनिमल फार्म का ये रूपांतरण इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कला का इस्तेमाल कैसे सत्ता, राजनीति और विचारधाराओं की लड़ाई के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य किसी विशिष्ट विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इस बात का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि शीत युद्ध में कौन सा पक्ष नैतिक रूप से श्रेष्ठ था। हम केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों में जो तथ्य दर्ज हैं, उनकी परतें खोल रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे मनोवैज्ञानिक युद्ध असल में कैसे काम करता है। ये देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है कि कैसे एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को गुप्त रूप से अधिग्रहित किया गया, स्क्रिप्ट में सूक्ष्म बदलाव किए गए और एक एजेंडे को स्थापित करने के लिए कहानी का पूरा अंत ही बदल दिया गया। और इतिहास केवल वो नहीं है जो घटित होता है, बल्कि वो है जिसे याद रखने के लिए गढ़ा जाता है। तथ्यों को सामने रखने का हमारा मकसद यही है कि ये समझा जा सके कि सूचनाओं को कैसे एक सांचे में ढाला जाता है। जब लोग इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो वे किसी भी नैरेटिव को, मतलब किसी भी कहानी को आंख मूंदकर स्वीकार करने से पहले सवाल जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा को समेटने से पहले एक ऐसा तथ्य जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो क्या?
जब हम दस्तावेजों की और गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि CIA का जो अभियान था वो सिर्फ इस एक एनिमेटेड फिल्म तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। 1952 से 1957 के बीच ऑपरेशन एडेनोसॉर नाम का एक विशाल और बेहद गुप्त खुफिया मिशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का जो स्तर था वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी बड़ा था। हाँ, मुझे याद है, उस ऑपरेशन का पैमाना वाकई अकल्पनीय था। CIA ने एनिमल फार्म उपन्यास की लाखों प्रतियां छपवाई थीं। लाखों। हाँ, और फिर उन्हें पूर्वी यूरोप के देशों में, विशेष रूप से पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में गुब्बारों के जरिए आसमान से गिराया गया। सोचिए जरा, आसमान से किताबों की बारिश हो रही है और स्रोतों के अनुसार ये कोई शांतिपूर्ण अभियान नहीं था। वहां की वायुसेनाओं ने उन गुब्बारों को रोकने और मार गिराने के लिए अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। मतलब आसमान में किताबों को रोकने के लिए गोलियां दागी जा रही थी। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि विचारों की लड़ाई किस हद तक लड़ी गई थी। एक तरफ आसमान से किताबें गिराई जा रही थीं और दूसरी तरफ एक क्लासिक कहानी के अंत को गुप्त रूप से बदला जा रहा था। ये पूरा परिदृश्य हमें मजबूर करता है कि भविष्य में किसी भी क्लासिक कृति को देखते समय ये सवाल जरूर उठाया जाए कि क्या इसका अंत वही है जो मूल रूप से लिखा गया था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सही बात है। इसी हैरान कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हर कहानी के पीछे छिपे सच पर सवाल उठाते रहिए।